हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बिहार पुलिस फुल एंड टेस्ट नंबर 11 कराने वाले, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन के साथ 100 का आंसर भी होगा। तो अगर आपने अभी तक सेट नहीं लगाया है तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करके सबसे पहले टेस्ट लगा लीजिए। टेस्ट लगाने के बाद यहाँ से अपना आंसर आके मिला लीजिए, ठीक है। और जिन लोगों ने मिला लिया है उन लोगों को बता दें कि वो अपना आंसर यहाँ से मिला सकते हैं। और आपको बता दें कि अभी तक बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट जो रोशन आनंद सर का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है, उसमें अभी तक 12 टेस्ट हो चुका है, ठीक है। जिसमें 12 टेस्ट का सलूशन आपका कल आपको मिल जाएगा। आज 11 टेस्ट का सलूशन मिल रहा है, तो इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप सब लोग इस टोटल 100 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे पता चलेगा कि आपकी स्कोर कितना अधिक आ रहा है। और फिर आपको एक लास्ट में सेफ कटअप बता देंगे हम, जो आपके अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका सही राइट आंसर आपने क्या लगाया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय था वो क्या था। तो ऑप्शन दिया है व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था, जो मुख्य व्यवसाय की बात करें, यहाँ पे मुख्य व्यवसाय की बात करें, वो आपकी कृषि था। क्या था? कृषि था। और बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर ए भी आपको लगा रहे होंगे, व्यापार। जो देखो दोस्तों, व्यापार जो है ना आपका, ये आपका सेकंड ऑप्शन है। क्या है? सेकंड ऑप्शन है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब कृषि करेंगे तभी तो व्यापार करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन कृषि और सेकंड ऑप्शन में व्यापार होगा। अगर कृषि नहीं दिया रहता तो व्यापार होता, लेकिन यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? कृषि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कृषि। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात में स्थित है। तो आपका लोथल है। क्या है आपका? लोथल है। कालीबंगा कहाँ है स्थित है? हरियाणा। रोपड़ कहाँ है? मड़वाली कहाँ है? ये भी कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। क्या जौ का था, गेहूं का था, चावल का था, तंबाकू का था? नहीं था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। तो तंबाकू के ज्ञान वैदिक काल लोगों को नहीं था, जबकि गेहूं और चौल और चावल का था। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डी हवा। अगले क्वेश्चन की उत्तर, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते। जो भारत का हमारा राज्य चिन्ह है, भारत का राज्य चिन्ह क्या है? सत्यमेव जयते। इसमें जो प्रयोग होने वाला है वो किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया? मुंडक उपनिषद से लिया गया, ठीक है। 16 महाजनपदों की सूची का उपलब्ध उपबंध कहाँ से मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है। कहाँ से मिलता है? अंगुत्तर निकाय से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। तो उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता है? तो महापद्नंद को कहा जाता है। किसे? महापद्नंद कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई। तो बौद्ध ग्रंथ के जो पिटकों की रचना है वो पाली भाषा में की गई। और वहीं जैन धर्म की बात करते हैं तो प्राकृतिक में होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है। तो शिलालेख 13 में किया गया। शिलालेख 13 में किया गया। अगर आपको इसको नहीं पता है तो आप जान लीजिए ये 13 लिखा हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि उत्तर पाठ उत्तर पाठ क्या है? तो उत्तर पाठ जो है आपका तक्षशिला में। दक्षिणापथ कहाँ है? तो दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र कहाँ है? उज्जैन। और प्राची या पूर्वी प्रदेश कौन है? तो पाटलिपुत्र। तो देखिए 1 2 3 4 कहाँ दिया? 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सतवाहन या आंध्र सतवाहन वंश के संस्थापक कौन? सतवाहन और आंध्र सतवाहन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो वो सिमुक था। कौन था? सिमुक था। चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? तो वो कनिष्क। किसके? कनिष्क के। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो वो कर्ण वंश ने किया था। किसने? कर्ण वंश ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करेगा? सुग सुग के संबंध किससे? विदिशा से। चंडी का संबंध किससे? कलिक से। सतवाहन का किससे? प्रतिष्ठान या पैठान से। जबकि कुषाण का पुष्कर है पेशवर से। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए जिन्हें धातु का बने थे और किसके? मतलब सोना, चांदी और तांबा के बने होते।
यानी सोना से सिर्फ बना था, चांदी से रुपया बना था, तांबा से आपका ताम बना था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पे अधिकार किया? तो वो पुर्तगाली कौन था जो गोवा पे अधिकार किया था? तो वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करे कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था? वो कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिसके बाद डचों की भारत में चुनौतियां खत्म हो गई? तो कौन सा युद्ध था? तो बेदरा का युद्ध। कौन था? बेदरा का युद्ध। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, दयानंद सरस्वती है, जयदेव है या कालिदास है? तो इसका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि 1857 के क्रांति के समय 1857 के क्रांति के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था, 1857 के क्रांति के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो कौन था? 1857 के क्रांति के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो वो लॉर्ड पामस्टन था। 1857 की क्रांति का चीन क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की जो क्रांति का जो चीन था वो क्या निश्चित किया गया था? तो वो कमल एवं चपाती का क्या है? कमल एवं चपाती का। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष थे वो कौन रहे थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले हैं वो अब्दुल कलाम आजाद है। कौन है? अब्दुल कलाम आजाद है। अगले क्वेश्चन की होता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पे किया जाने वाला हर प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य साम्राज्य के ताबूत में एक कील सीट होगा? किसने कहा था कि मेरी पीठ पे किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सीट होगा? तो कौन था जिसने कहा था? तो ये आपका कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि मेरे पीठ पे जो किया जाने वाला हर एक प्रहार है ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक किल सीट होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो अस्पृश्यता कांड आर्टिकल 17 में, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 75 में और अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में। लेकिन गिरफ्तारी एवं निरोध विरोध का संरक्षण वो आर्टिकल 17 में नहीं है। ये आपका गलत सॉरी सही है। ये आंसर सही है। सुमेलित नहीं है मतलब सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 23। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक सेट में देखने को मिलेगा और जैसा कि आपको एग्जाम में भी पिछली बार देखने को मिला था 21,000 बहाली में, तो इसमें भी देखने को मिलेगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बार बार लाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर क्या होगा बताइए। अनुच्छेद जो 54 है, आपको पता है अनुच्छेद 54 जो है ये किससे? राष्ट्रपति से। क्योंकि आपको पता है कि जो एक 51 से लेके 60 तक की बात करें तो यहाँ पे अधिकतर जो अनुच्छेद अगर किसी को नहीं आ रहा तो याद रखना 51 से 60 के बीच में जो भी अनुच्छेद आएँगे, वो सारे के सारे राष्ट्रपति से जुड़े कार्य करेंगे। राष्ट्रपति से जितने भी जुड़े कार्य हैं वो सब के सब आएँगे, ठीक है? अगर आपको याद नहीं है अनुच्छेद तो बता दें। तो आपको तो 54 है, मतलब राष्ट्रपति से कोई ना कोई जुड़ा काम होगा। तो इस ऑप्शन में देखिए राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ ऑप्शन कहाँ दिया हुआ? तो इस ऑप्शन में राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। कहाँ दिया है? 1 में दिया है। तो 1 आपको क्लियर हो गया। 1 का 1 देखिए, 1 का 1 देखिए, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यानी 2 चीज़ आपको क्लियर हो गया। ए होगा या बी होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। जो अनुच्छेद 75 है, क्या है? अनुच्छेद 75 है, ये जो है आपका ना, ये प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद से नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री और जो उसके मंत्रिपरिषद और जो प्रधानमंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद 75 से होता है और उनके जो मंत्रिपरिषद होता है, जो गठन करते हैं, वो 75 से होता है। चाहे तो ये मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री भी गठन कर सकते हैं और इन्हीं के सलाह पे राष्ट्रपति भी गठन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन प्रधानमंत्री अधिकतर अपने मंत्रिपरिषद को गठन करते हैं, तो ये बी होगा। तो देखिए यहाँ भी सही है। अब आते हैं सी और डी में देखते हैं। तो सी में क्या रहेगा? अनुच्छेद 155। तो 155 जो अनुच्छेद है ना, ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा। और अनुच्छेद 14 4 हो जाएगा। यानी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिन लोगों को अगर ये 2 चीज़ नहीं याद होगा तो यहाँ पे 50-50% आप कोई भी एक ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। 8वीं अनुसूची किससे है? आपका भाषा से। दूसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रति नहीं। किससे है? आपका ये वेतन से। किससे?
वेतन से। तीसरी अनुसूची में शपथ है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन और 10वीं अनुसूची दल-बदल के आधार पर निर्धारित के बारे में उपबंध। ठीक है। भारतीय संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 थी। अब कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? 12 हो गया। यानी देश के संविधान लागू होने से अभी तक देश में संविधान लागू होने से अभी तक कुल कितनी अनुसूचियाँ को जोड़ी गई है? 4। कितना? 4। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि जो आपका जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी। अभी कितनी है? 12 है। कितनी अनुसूची जोड़ी गई है? 4 अनुसूची जोड़ी गई है। ये कब जोड़ी गई है? तो संविधान लागू होने से अभी तक जोड़ी गई है। ठीक है। अब 12 अनुसूचियाँ कौन-कौन सी है? तो जो आपका फर्स्ट अनुसूची है भारत राज्य एवं राज्यों का संघ है। दूसरा वेतन से है। तीसरा शपथ से है। चौथा राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है। ठीक है। पाँचवा एससी-एसटी के आरक्षण से है। छठवां पूर्वोत्तर राज्य से है। सातवां सूची से है। आठवां भाषा से है। नौवां अनुसूची किससे है आपका? ये पंचायती राज से है। 10वां दल-बदल से है। 11वां सॉरी 9वां आपका जो है भूमि सुधार आंदोलन से। ठीक है। 10वां पंचायती राज और 11वां नगर पालिका। ठीक है। 12वां नगर पालिका से। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा। पहला आपका है भारत राज्यों का संघ है। दूसरा आपका वेतन है। तीसरा शपथ है। चौथा आपका राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। पाँचवा एससी-एसटी का आरक्षण है। छठवां पूर्वोत्तर राज्य है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और सातवां सूची से है। आठवां आपका भाषा से है। नौवां भूमि सुधार आंदोलन, 10वां किससे दल-बदल से है। 11वां पंचायती से, 12वां नगर पालिका से। ठीक है। तो ये 12 अनुसूची आप लोग याद रखिएगा और भाग कितने होते हैं? 22 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ना कि मिलान करना है। क्या करना है आपको? अगला क्वेश्चन दिया है मिलान करना है। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा। देखिए, जो मूल अधिकार है जो मूल अधिकार है, वो किस संविधान से लिया गया? तो वो अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार के जो लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के अधिकार से लिया गया। यानी ए का 4 होगा। ए का 4 होगा। ए का 4 सभी में ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। इस क्वेश्चन पे और इस ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश के संविधान से लिया गया। किससे? आयरिश के संविधान से लिया गया है। तो क्या होगा? 4 3 क्या होगा? 4 3 बी का क्या होगा? 3 होगा। उसके बाद मंत्रिमंडल की जो सरकार होगा, मंत्रिमंडल की जो सरकार होगा वो कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। क्या होगा? ब्रिटिश के संविधान से लिया। सी का 1 4 3 1 कहाँ दिया है? 4 3 1 सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 4 3 1। ठीक है। और केंद्र, राज्य एवं संबंध जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है? तो ये अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का क्या करता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। ये धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब ये है कि हमारे भारत देश में किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए क्या होगी? एक सांसद होगी और इस संसद जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलके बनेगा। संसद जो होगा राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलके बना। किस में कहा गया है? तो ये आर्टिकल 79 में कहा गया है। 80 में किसकी बात की गई? राज्यसभा की। 81 में किसकी बात की गई है? लोकसभा की बात की गई है। राष्ट्रपति के मुख्य कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति के 3 अंग होते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया संसद के आपके 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति, 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन। राष्ट्रपति किस सूची के विषय में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति जो होती है किस सूची के विषय में जो अध्यादेश है वो जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची के विषय में ये अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? भारत में इसके राष्ट्रपति की जो
किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, तो लोकसभा के अध्यक्ष की भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव कैसे होता है, लोकसभा सदस्य द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय प्रोटेम स्पीकर का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में हुई थी। तो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय था, ठीक है, उसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम हुआ था। भारत के राष्ट्रपति आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है, तो किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है, तो प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है, और सबसे अधिक होगा तो तृतीयक होगा। ठीक है, अगले मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि हमारे देश में सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व हो, इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश में चलता है। ठीक है, आर्य भारत क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल को अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई थी, तो गेहूं की। किसकी, गेहूं की। अगले क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फ्लोरोकल्चर। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर। नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ये क्या है, योजना आयोग को मिलान करना। क्या करना है, योजना आयोग को मिलान करना। दिया है 35, जो 35 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन आपको क्या करना है, मिलान करना। क्या करना है, मिलान करना है। तो प्रथम योजना आयोग था, क्या था, आयोग की बात करें, प्रथम योजना आयोग जो था वो किससे संबंधित था, तो ये सामुदायिक विकास से संबंधित था। द्वितीय योजना आयोग किससे संबंधित था, तीव्र औद्योगिकरण से था। किससे, तीव्र औद्योगिकरण से था। और तृतीय योजना जो था आधारभूत उद्योगों का प्रसार था। जबकि चतुर्थ योजना था, वो चतुर्थ योजना किससे संबंधित है, तो चतुर्थ योजना आपका न्यूनतम एवं आवश्यकता कार्यक्रम से था। और पंचम योजना था स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता, स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता था। ठीक है, 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5 कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के कौन सा क्रम सही है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। सूर्य की सतह पे हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में, सूर्य पे हाइड्रोजन के अलावा ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो हीलियम। कौन है, हीलियम। और हीलियम जो है अक्रिय गैस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के उत्तर, सही उत्तर आपको चुनाव करना है कि कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले परिवर्तन मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्यस्थ मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर आयतन मंडल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के उत्तर, क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या करा कि मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। विल्ली विल्ली, विल्ली विल्ली का जो संबंध है वो कहाँ से, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। एक का दो, एक का दो, खत्म। ठीक है, अब आते हैं बी, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका। हरिकेन संयुक्त राज्य डू एक, डू एक। ठीक है, टाइफून, जो टाइफून है, टाइफून का संबंध किससे है, तो ये आपका फिलिप्स से। किससे, फिलिप्स से। और बांग्यो का संबंध चीन से। 3 4, 3 4, ऑप्शन डी क्या होगा राइट। अगले क्वेश्चन, झीलों का नाम दिया और उसको मिलान करना है, किस देश से संबंधित है। झील आपके सामने दिया हुआ, उसको मिलान करके बताना है कि वो किस देश से संबंधित है। अरल सागर, जो अरल सागर है वो किससे संबंधित है, तो काजिकिस्तान से संबंधित। किससे, काजिकिस्तान से संबंधित है। जबकि वही मृषगंज झील जो है, जो मृषगंज जो झील है वो किससे संबंधित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। 2 3 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन, तो पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य का कौन कौन से है, तो पाकिस्तान की सीमाओं से लगे हुए भारतीय राज्य आपका गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की रहते क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर मिलाना है। ये जैसे शिखर दिया और एक पर्वत दिया है, तो बताना है कि अनाई मुंडी, जो अनाई मुंडी है, अनाई मुंडी किस पर्वत का नाम है, तो अनाई मुंडी है अन्ना मलाई है, अन्ना मलाई है। ठीक है, अन्ना मलाई है। ए का फोर, ए का फोर। डोडा बेटा, डोडा बेटा जो है ये किससे संबंधित है, तो ये नीलगिरी पहाड़ से। किससे, नीलगिरी से। बी का 1, 4 1, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है,
ऑप्शन नंबर बताना है 43 का कौन सा सही होगा। वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी का। किसकी है? गोदावरी का। ओपीईसी, ओपीईसी का अर्थ क्या होता है? ओपीईसी का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। डीआरडीओ से आप क्या आशा लगा रहे हैं? डीआरडीओ का क्या होगा अर्थ? डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्तनधारियों में शोषण कहाँ से होता है? तो ये आपके फुसफुस या फेफड़ा द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो आपका मेढक त्वचा से सांस लेता है। जब एक कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो इसका प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ जाता है, या किसके कारण होता है? तो ये बही प्राशर का होता है। जब एक कोशिका को अति पराशर विलयन में रखा जाता है तो इसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो सिकुड़ जाता है, किसके कारण? तो बही भाषण सॉरी बही प्राशर के कारण, बही प्राशर का होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन। पौधे का कौन सा भाग जो हल्दी से प्राप्त होता है? तो पौधे का वो कौन सा भाग है जो हल्दी प्राप्त होती है? वो तना होती है, प्रकरण कहलाती। निम्नलिखित में से किसे कुपोषण होता है? कुपोषण किससे होता है? तो आपके अति पोषण से भी होता है, अल्प पोषण से भी होता है, और असंतुलित पोषण से। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में जो प्रति यूनिट होती है उसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, किसकी होती है? तो वसा की होती है। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं जबकि अन्य जल जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील का एक फॉर्मूला होता है WBC, यानी विटामिन बी और सी किस में होगा? वाटर में घुलनशील होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी होगा। क्या होगा? डी होगा। पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता में जो होता है विटामिन पाया जाता है विटामिन सी। पपीता में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा भाग जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो वृक्क करता है। क्या करता है? वृक्क करता है। वायुयान के टायरों में भरने वाली कौन सी गैस है? वायुयान के टायरों में जो भरने वाली गैस होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सरसाइज सम्मिलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड क्या कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण है? नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर होगा। परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 58 नंबर, निम्नलिखित में से किससे एक को स्ट्रेजर गैस भी कहता है? किससे एक को स्ट्रेजर गैस भी कहा जाता है? तो वो आपको जीनोन को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? जीनोन को। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का पर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर जो होता है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पुलिस द्वारा जो नशे की में गाड़ी चलाने वाले होते हैं उनकी जो सांस की जांच किया जाता है वो एक फिल्टर पेपर का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए आंसर जो होगा वो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का वो लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। बल एक गुणनफल है, तो बल किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। F बराबर क्या होता है? ma होता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री की जो सीट पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण ये है कि वो व्यक्ति पहले स्थिर था और स्थिर जड़त्व के कारण वो व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। फाइंडोमीटर से किसकी मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई को मापा जाता है। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो था वो क्या था? अप्रवाही था। तो वो सिर्फ क्या था? तो वो था मुंगेर था। क्या था? मुंगेर था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ऑप्शन बी होगा। बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो वो आपको किसने किया था? मजहरुल हक ने किया था। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो मजहरुल हक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में जो किया गया बम कांड हुआ था उसमें किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? जज किंग्सफोर्ड की। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पे मुकदमा चलाया गया था कहाँ से? मोतिहारी से। स्वामी विद्यानंद संबंधित है। स्वामी विद्यानंद है वो किससे संबंधित है? स्वामी जो विद्यानंद है वो किससे संबंधित है? तो ये किसान आंदोलन से। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो वो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो बिहार के जो फॉरवर्ड ब्लॉक थे उनके नेता कौन थे? बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के जो नेता थे वो आपके शिलभद्र याजी थे। शिलभद्र या राज्यपाल, सॉरी राज्य के राज्यपाल को उसके पद पे गोपनीयता की शपथ दिलाता है कौन? तो राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। अगले क्वेश्चन के, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई थी।
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण। कौन सी है? पश्चिमी चंपारण। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है तो कौन सा जिला? बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से करती है तो वो है कटिहार। कौन है? कटिहार है, ठीक है। पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। यानी आपका जो उत्तर में क्या है, उत्तर में क्या है? नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में क्या है आपका? यूपी है। ठीक है, तो आपको यहाँ से बताना है और यहाँ बताना है। तो ये क्या होगा? कटिहार होगा। क्या होगा? कटिहार होगा, ठीक है। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिला में विस्तृत कौन सी चट्टानें हैं? बताना है कि बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग जो है यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में जो विस्तृत है वो कौन सी चट्टान है? तो विंध्याचल चट्टान है। अगले क्वेश्चन के उत्तर हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वीं राष्ट्र के अध्यक्ष के किए चुने गए थे? किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो एनालोना बेरबॉक को चुना गया था। 2024 का आईपीएल मैच आरसीबी ने किस टीम को हरा के जीता था? बंगाल किंग्स। किससे? बंगाल किंग्स। और फाइनल का मैन ऑफ द मैच कौन बने थे? कुणाल पांड्या। कौन बने थे? कुणाल पांड्या। केंद्र सरकार जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना किस वर्ष कराने का फैसला लिया है? तो 2027 में। केंद्र सरकार ने जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना भी किस वर्ष कराने का फैसला लिया है? तो 2027 में लिया है। अगले क्वेश्चन की 79। भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल भारत ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर विकसित किया है? तो किस देश के साथ मिलकर विकसित किया है? तो नॉर्वे। किससे? नॉर्वे। हाल ही में खबर में रहा ब्रिज हेल्थ इंडेक्स किस राज्य द्वारा बनाया जाएगा? तो बिहार द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा? तो बिहार द्वारा। माउंट एटना कहाँ स्थित है जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है? माउंट एटना कहाँ स्थित है जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है? तो ये आपका माउंट एटना कहाँ स्थित है जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है? तो इटली में। खीचर और मेनार दो रामसर स्थल है जो भारत के रामसर सूची में शामिल हुए हैं वो किस राज्य में है? तो राजस्थान में। अगले क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस शहर में 12 दिवसीय गंगा महोत्सव पहली बार आयोजित किया जाएगा? बिहार के किस शहर में 12 दिवसीय गंगा महोत्सव पहली बार आयोजित किया जाए? तो पटना में। अरावली ग्रीन बॉल पहल की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसने शुरू किया था? अरावली ग्रीन बॉल पावर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसने शुरू किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने? नरेंद्र मोदी ने किया था। लेजर हथियार का प्रयोग लेजर हथियार का प्रयोग कर दुश्मन देश के ड्रोन से मार गिराने वाला पहला देश कौन है? तो वो इजराइल है। लेजर हथियार का प्रयोग करके दुश्मन के जो देश के ड्रोन है उसको मार गिराने वाला पहला देश कौन है? तो इजराइल है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कौन प्रथम राज्य बना? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जो प्रथम राज्य बना है वो कौन सा बना है? राजस्थान बना है। कौन सा? राजस्थान बना है। अगले क्वेश्चन कहते हैं, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट रेस में पोल पोजीशन से जीत हासिल करने करके फार्मूला 2 रेस से जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो है केस मुनी। कौन है? कुश मुनी। कौन है? कुश मैनी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज टू ओम्बिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग? क्या है ये आपका? हेल्पिंग वर्ब्स। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। कॉलेज ऑफ द मीनिंग टू गिवन वर्ड्स। इसे बताना है क्या होगा? प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट। इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा टू ऑब्जेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, इसको क्या करना है आपको? करेक्ट एक्टिव वॉइस आपको चूज करना है, ठीक है। क्या होगा? द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। तो जिसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? आई टुक द डिसीजन। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में दोस्तों देखिए क्वेश्चन दिया है कि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी एक त्रिज्या की लंबाई 34 सेंटीमीटर लंबाई है, तो केंद्र से जीवा की दूरी बताना है। तो देखिए ये 34 सेंटीमीटर है ना, ये गलत है। ये 24 सेंटीमीटर क्या होगा? 24 सेंटीमीटर होगा। बाकी आप बना लीजिएगा जैसा कि एक वृत्त बनाइएगा। वृत्त में आपका ये हो गया त्रिज्या। इसको हम एक चीज आपको क्लियर करते हैं, देखिए कैसे होगा। समझने की कोशिश करिएगा। हिंट आपको देंगे, एक वृत्त हो गया, ठीक है।
और इसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर थी। तो मान लेते हैं ये त्रिज्या हो गया 13 सेंटीमीटर और इसकी एक जीवा यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है? तो त्रिज्या यहाँ भी होगा, त्रिज्या यहाँ भी आ सकता है, त्रिज्या यहाँ भी आ सकता है, ठीक है? तो ये आपका दिया 13 सेंटीमीटर और ये दिया 24 सेंटीमीटर, इसको आधा-आधा डिवाइड कर दीजिएगा। ये 12 सेंटीमीटर होगा, ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। तो पूछ रहा है कि केंद्र से जीवा की दूरी, तो जीवा के केंद्र से दूरी पूछ रहा है। ये आपको पता है कि अगर कोई भी जीवा पे जैसे कि सीधी लाइन डाल रहा है तो ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय को यूज़ करिएगा, तो आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है? 13 का स्क्वायर करिएगा 169 आएगा और 12 का स्क्वायर करेगा 144 आएगा। इसको घटाएगा 25 आएगा, 25 का स्क्वायर करिएगा 5 आएगा। ऑप्शन आपका कौन-सा होगा? सी होगा। ठीक है, 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी गति रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपको चाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? चाल पूछ रहा है और वहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म वाला सवाल जुड़ा हुआ है, जैसे कि 180 मीटर लंबा भी है और 150 मीटर लंबा आपका गाड़ी भी है। तो उस स्थिति में जब चाल निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई और साथ ही साथ रेलगाड़ी की लंबाई, और उसके बाद जो समय है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो जब दोनों को ऐड करिए तो आपका 330 आएगा और नीचे क्या होगा? 18 आएगा। लेकिन आपको पता है ये हमारा जो मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमको आंसर चाहिए किलोमीटर पर घंटा में। तो कभी भी अगर बड़े यूनिट को अगर छोटे से बड़ा में जाना होता है तो हमें बड़ा से भाग देना, यानी 18 पे 5 से भाग देना, तो इससे भाग दीजिएगा, ये कटाइएगा, आपका 66 आ जाएगा। क्या आएगा? 66 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 दिया है। क्वेश्चन नंबर 93 की एक मोबाइल फ़ोन नंबर के अंतिम अंक की प्रकृत संख्या होने की प्रक्रिया बताना है। मोबाइल नंबर के अंतिम अंक, तो आपको मोबाइल नंबर पता है, कोई भी मोबाइल नंबर ले लीजिए, ठीक है? तो उसके अंतिम अंक जो होगा, प्रकृत संख्या की बात करें तो प्रकृत संख्या गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है? 6, 7, 8, 9, ये सारे के सारे आपके मोबाइल के अंतिम डिजिट अंक होंगे, इससे अलावा तो और कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि प्रकृत संख्या की बात करें तो गिनती की 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो जो आपके आखिरी अंक होंगे, वो सारे के सारे यही अंक तो होंगे। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। तो आखिरी अंक कितना हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। कितने टोटल घटना हुआ? 10, यानी 10 घटना में कितनी कितनी संख्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो इसलिए 9/10 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/5वाँ भाग रेल द्वारा करता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही राइट आंसर होगा ना, वो होगा 94 का डी होगा। क्या होगा? 94 का डी होगा। 24 किलोमीटर होगा। क्या होगा? 24 किलोमीटर होगा। इसको आपको समझने के लिए यहाँ पे देखिए, एक चीज़ कर लीजिएगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है? क्योंकि इस स्क्रीन पे थोड़ा-सा मैथ के क्वेश्चन को हल करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी हो रहा है क्योंकि बार-बार कट जा रहा है, ठीक है? और हो भी नहीं पा रहा है। तो इसको आसानी से समझ लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ, कैसे करना होगा। जो यहाँ पे 2/5वाँ भाग दिया, 2/15 और 9/20, तो सबसे पहले 15 और 20 दोनों का एलसीएम निकालिएगा और जितना एलसीएम आएगा वो उतना किलोमीटर उसकी यात्रा मान लीजिएगा, ठीक है? जैसे उसकी यात्रा उतने किलो मानने के बाद उसका 2/15 भाग निकालिएगा, 9/20 भाग निकालिएगा और शेष 10 किलोमीटर निकालिएगा। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 24 मीटर, ठीक है? आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एक 120 मीटर लंबे और 70 मीटर चौड़े टेनिस कोर्ट के चारों ओर 5 मीटर चौड़ी पट्टी में घास लगाई लगाई गई। चारों ओर कह रहा है, क्या कह रहा है? चारों ओर, जैसे कि एक मान लेते हैं ये एक वर्ग हो गया, ठीक है? एक वर्ग हो गया। ये इसका टेनिस पट्टी है, जहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे उसको घास लगाना है। यहाँ पे उसको क्या करना है? घास लगाना है। यहाँ पे उसको क्या करना है? घास लगाना है। इस एरिया में तो घास लगाना नहीं है, इस एरिया में घास लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल में से घटा दीजिएगा।
जैसे ही अगर इस पूरे का क्षेत्रफल निकालिएगा और इस क्षेत्रफल को घटाइएगा तो ये बीच वाला क्षेत्रफल बच जाएगा। और जब बीच वाला क्षेत्रफल बच जाएगा तो बीच वाले क्षेत्रफल में आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का 3.5 रुपया लग रहा है, तो बाकी जितना होगा आंसर आप हो जाएगा। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि इसका तो हमें दिया नहीं है लंबाई चौड़ाई, जब इसका आपको लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है? देखिए, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 120 मीटर लंबा, 120 मीटर लंबा है, ये आपका 120 मीटर लंबा है और 70 मीटर चौड़ा, 70 मीटर चौड़ा है। 5 मीटर ऊपर और 5 मीटर नीचे, अगर 5 मीटर यहाँ भी गया, 5 मीटर यहाँ भी गया, 5 मीटर आपका ये तो बढ़ गया, ये भी 5 मीटर बढ़ा, 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 ठीक है? तो 120 था आपका ये 120 था आपका, 5 मीटर इधर बढ़ा, 5 मीटर बढ़ा तो अब कितना हो गया? 130 हो गया। 5 मीटर जो ये 70 था, 5 मीटर ऊपर बढ़ा, 5 मीटर नीचे बढ़ा, तो अब कितना हो गया? 80 हो गया। तो क्या आप बड़े वाला का नहीं निकाल लीजिएगा? निकाल लीजिएगा, तो बड़े वाले को निकाल के छोटे वाले को घटा लीजिएगा, फिर जो आंसर आएगा, मतलब जितना क्षेत्रफल आएगा उसमें 3.50 से गुणा कर दीजिएगा, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। और इसका जो सही राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है? आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 96 नंबर। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 96 नंबर, एबीसीडी एक वर्ग है जिसमें एडीसी एक समबाहु त्रिभुज है और बिंदु ए एवं ई एक सीधी रेखा द्वारा जुड़े हुए हैं, तो कोण डी ए ई, मतलब इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है? इसका मान निकालना है, ठीक है? तो देखो दोस्तों, एक सिंपल सी आपको बता देते हैं कैसे करना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये क्या है? आपका वर्ग है। ये क्या है? आपका वर्ग है, ठीक है? वर्ग के चारों भुजा, चारों जो होते हैं समकोण त्रिभुज बनता है, ये आपको पता होगा। यहाँ पे आपका कौन सा कितना डिग्री कोण बना? 90 डिग्री का। यहाँ पे दिया कितना डिग्री? 60 डिग्री का। दोनों को ऐड करिए, कितना होगा? 150। कितना होगा? 150 होगा। एक चीज़ ध्यान देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये कैसा एक त्रिभुज बन रहा है, कैसा त्रिभुज बन रहा है? बन रहा है ना? इसमें एक कोण जो है, एक कोण का मान यहाँ पे दिया हुआ है, एक कोण का मान यहाँ पे दिया हुआ है, कितना? 150 डिग्री। और यहाँ पे हमारा 60 डिग्री भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ और यहाँ हमको दो निकालना है। अगर इसको दोनों का एक्स भी मान लीजिएगा, दोनों को एक्स मान लीजिएगा, ठीक है? त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना जी, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ भी एक्स मान लिए, यहाँ भी एक्स मान लिए, तो एक्स प्लस एक्स कितना होगा? एक्स प्लस 150 बराबर कितना हो गया? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपका 2x हो जाएगा। 150 घटा दीजिएगा, 180 में से 30 बचेगा, एक्स का मान कितना है? 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री ये भी होगा, 15 डिग्री ये भी हो गया। सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की होते हैं 97 का एक्स का मान आपको निकालना है। देखो, एक्स का मान निकालना है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। तो आपको बताना है कि कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होगा। तो 40 में आप कितने जोड़िएगा? 40 में 20 जोड़िएगा, तो 100, इसका भी 2 आएगा। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, जो साइन का मान होता है, चाहे 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ठीक है? और मैं इसको कॉस लिख देता हूँ, ये कॉस हो गया, ठीक है? आपको पूरा त्रिकोणमितीय मान याद करा देते हैं। देखिए, बहुत आसान है याद करना। कैसे याद कर सकते हैं? 0, 30, 45, 60, 90। अगर ये आपको पता है, ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं। क्या होगा देखिए, आपको बता रहे हैं। 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 45 डिग्री का मान 1/2 होता है। 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और 90 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस में ठीक इसका अपोजिट होता है। कॉस जो होता है ठीक इसके अपोजिट होता है। क्या होता है? इसके अपोजिट होता है। तो क्या हो जाएगा? कॉस का 0 डिग्री का मान 1 होगा, 30 डिग्री का मान √3/2 होगा, 45 डिग्री का मान 1/2 होगा, 60 डिग्री का मान 1/2 होगा और इसका मान 0 होगा। अब tan का अगर आपसे मान पूछे तो कुछ नहीं करना है। tan थीटा बराबर को पता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। इस सब का बटा कर दीजिएगा, तो आपका tan का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री निकल जाएगा। जैसे आप tan का मान निकालिएगा, तो tan के मान निकालने के बाद आप क्या करिएगा? cot का निकालिएगा, क्योंकि tan का ठीक अपोजिट cot होता है। जो tan का होता है वही cot का होता है। जैसे आप साइन से साइन का 0 से 90 डिग्री किए और cos का वहाँ से निकाल लिए, तो ठीक उसी प्रकार tan का जैसे 0 90 डिग्री करिएगा, तो cos cot का भी आप 90 से 0 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो अब 4 को आपको पता हो गया। अब देखिए 2 है, सेक थीटा और कोसेस थीटा। अगर आपको पता है सेक थीटा का मान होता है 1 बटा में कोस थीटा, ऐसे भी आप करके निकाल सकते हैं, ठीक है? और कोसेस थीटा का मान पता है कि 1 बटा में साइन थीटा, ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। सिंपल सा इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाला वैल्यू भूल जा रहे हैं, याद नहीं हो पा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा ये लॉजिक लगा लीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है? कुछ मत करिए आप। इस सबको ना 4 से भाग दे दीजिए। क्या करना है? 4 से भाग दे देना है। और फिर इस 4 से भाग देने के बाद इस सब का ना आप रूट निकाल लीजिए, सबका रूट निकाल लीजिए। बाकी जो आएगा वो आपका 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है? और बाकी आप निकाल लीजिएगा। आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, साइन का अपोजिट कॉस होता है, टैन का अपोजिट कॉट होता है, सेक का अपोजिट कोसेस होता है, ठीक है? आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा? 20 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ए बी और सी औसत का वजन दिया है। यदि ए और बी, जैसे कि यहाँ पे दिया ए बी सी औसत का वजन दिया, तो ए बी सी का योग निकाल लीजिए। ए बी सी का योग क्या होगा? 58 × 3 होगा। उसी में बी और सी का दिया, ए और बी का वजन का योग निकाल लीजिए। 44 दिया है, तो 44 में 2 से गुणा कर दीजिए। और बी और सी का दिया हुआ, बी और सी का कितना है? 51, तो इसका निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इसको ना इसमें से, चाहे तो इस दोनों को ऐड करके आप घटा भी दीजिए सकते हैं, या इसको भी घटा सकते हैं तो निकल जाएगा, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से समझ जाइए आसान तरीके से। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी 58 × 3 कर दीजिएगा, इसका योग निकल जाएगा। निकलने के बाद यहाँ b प्लस सी दिया हुआ है, a और b का मान दिया हो 44, इसका योग करिएगा 88 आएगा। क्या आएगा? 88 आएगा। मैं आपको दिखा ही देता हूँ, ठीक है? ए बी सी का योग दे रहा है ना 58, कितना है? 3, इस 3 से गुणा करिएगा, कितना? 3 होते 24, 3 5 15, 3 5 15, 2 70, 174 आएगा। 174 आएगा। और ए और बी 44 किलोग्राम दिया है, तो 44 किलोग्राम है, यानी इसका योग कितना होगा? 88 होगा। क्या होगा? 88 होगा। निकाल लीजिए, कितना होगा? 14 में से 8 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और 16 में से 8 जाएगा तो 66 बचेगा। यानी आपका यहाँ पे अब देखिए, आपने 66 निकाला, किसका निकाला? तो ए प्लस बी का मान निकाला, और ए बी सी का मान दिया हुआ है, तो ए बी सी में से आप जैसे घटाए तो सी का मान आपने 66 निकाल दिया, क्योंकि ए और बी का योग तो 44 दिया है, लेकिन 44 में 2 से गुणा किया तो 88 होगा, यानी ए और बी का योग 88 है, और ए बी सी का योग आपका दिया हुआ था, उसमें से आपने घटा दिया, 66 आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए बी प्लस सी 51 दिया है, यानी बी प्लस सी का मान 51 दिया है, ठीक है? और बी का मान पूछ रहा है, तो 51 में 2 से गुणा करिएगा, क्योंकि योग निकालना है, तो 102, और वहीं घटा दीजिएगा 66, आंसर आ जाएगा आपका। क्या होगा? घटाने के बाद आपका जो होगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है? आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो सही राइट आंसर क्या होगा? 16 किलोग्राम। क्या होगा? 16 किलोग्राम होगा। बहुत आसान है, क्योंकि औसत बराबर होता है कुल योग बटा में कुल संख्या होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का है। क्वेश्चन 90 नंबर का है कि 3 संख्याओं का योग 204 है। पहली एवं तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। दूसरी संख्या ज्ञात करना। देखिए, पहली और तीसरी संख्या देखिए, यहाँ पे आपको गलत गलत दिया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। पहले 3 है, फिर 2 है, एक 3 का अनुपात 4:5 दिया है, और उसके बाद दिया है दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है। इसी को गलत होगा आपको करने में, और इसी से आपका आंसर भी नहीं आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जोड़ दीजिए 16, 20, 15, जब इसको जोड़िएगा तीनों को क्या होगा? 51 होगा, और वहीं 204 से डिवाइड करिएगा, 4 आएगा। आपको दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या कितना है? 15, में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 60 आएगा। क्या आएगा? 60, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। अगर 100 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 100 नंबर क्वेश्चन P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 1, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 1/3, राइट? तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आता है ना, अगर और पी अनुपात क्यू अनुपात आर पूछता है, तो ऐसे में सम कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान ही आता है। क्या आता है? कांस्टेंट मान आता है, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए P प्लस क्यू प्लस आर, अगर आप क्या ऐसा मान रखिए कि 1 आ जाए, और यहाँ पे पी क्यू क्यू आर और आर पी दिया है, तो अगर 1/3 जो दिया है, अगर हम यहाँ पे पी क्यू आर तीनों के मान 1/3 1/3 1/3 अगर रखते,
तो क्या लगता है ये हमारा मान 1 नहीं आएगा? 3/3 करिएगा तो 3/3 कटेगा तो 1 आएगा ना जी, 1 आ जाएगा। यानी पी क्यू आर का मान 1/3 होगा। तो पी क्यू आर का यहाँ पे अगर मान रखिएगा, यहाँ पे रखिएगा तो 1/9 होगा, 1/9 होगा, 1/9 होगा। इसको हल करिएगा तो 3/9 होगा, कट जाएगा, 1/3 आ गया ना जी, आ गया। तो आपको पी क्यू आर का मान बताना, तो पी क्यू आर का मान आपसे पूछ रहे हैं, तो आपने तो निकाल दिया कि पी क्यू आर का मान 1/3 होता है। पी क्यू आर का मान 1/3 होता है। अब 3 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए सब में, एलसीएम से गुना करिए, कट जाएगा आपका, तो आंसर क्या आएगा, 111 आएगा। ठीक है, तो टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन बता दिया, और 100 क्वेश्चन में आपको 100 क्वेश्चन का मैथ का भी सोल्यूशन करा दिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारा मैथ नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए कुछ बता दीजिए, तो आपको बता दिया। टोटल 100 क्वेश्चन आपको हो चुका है, और 100 क्वेश्चन में आपने टोटल कितना सही किया कमेंट करके बताइएगा, और आपने अभी तक टेस्ट नहीं लगा तो लगा लीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।